वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एडीओ एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी जीके के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन किस वर्ष हुआ था या किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 1934 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो वह अनुसूची है 10वीं अनुसूची। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो सांसदों और विधायकों द्वारा राजनीतिक दल बदलने पर अयोग्यता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, यह दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुअकुन को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अमेरिका वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुकुवन को माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए 2024 का चिकित्सा का नोबेल प्रदान किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है वास्तव में जो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब अत्यधिक दबाव पर ठंडा किया जाता है तो वह सीधे ठोस रूप में बदल जाती है। इसे शुष्क बर्फ कहते हैं क्योंकि यह पिघलने पर तरल नहीं बनती बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। इसी प्रकार सबसे दक्षिणी जिला गया और सबसे पूर्वी किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है यह इल्तुतमिश को माना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया और शासन को स्थापित प्रदान किया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। हर्ट्ज का उपयोग आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो इसे नष्ट किया गया था बख्तियार खिलजी जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्क सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर उसे पूरी तरह जलाकर नष्ट कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है वित्तीय अपराध से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 360 उपराष्ट्रपति को देश में वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति देता है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। हमारा अगला प्रश्न है,
दोस्तों इस सेट से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 5 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे। बिहार का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी सादगी और गांधीवादी विचारों के कारण बिहार का गांधी और देश रत्न कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेता कौन हैं? तो भौतिकी में जो नोबेल 2024 का विजेता हैं वे हैं जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीनी लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिक का नोबेल दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिका की बात कही जा रही है तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन साम्राज्य और प्रशासन का वर्णन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत में मछली और समुद्री उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना को नीली क्रांति कहा जाता है। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को इसका जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बरौनी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार के बेगूसराय जिले में के बरौनी में राज्य का एकमात्र तेल शोधक कारखाना स्थित है जिसे सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन और इसके केंद्र में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने मिला? तो यह मिला था दोस्तों अल्लू अर्जुन को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फिल्म पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले तेलुगु अभिनेता हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो दोस्तों यह प्रवेश करती है बक्सर से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है और कटिहार जिले से बाहर निकलती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 44 का समान नागरिक संहिता से है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है वह
24 कैरेट का होता है? इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध माना जाता है, लेकिन यह बहुत नरम होता है। गहने बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुचेता कृपलानी किसी भी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर रवि कन्नन आर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि असम के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नर आर को उनके जन केंद्रीय और गरीबी समर्थन स्वास्थ्य सेवा के लिए 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ लोक हितवादी की बात कही जा रही है, तो यह जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को उनके सामाजिक सुधारों के विचारों के कारण लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त का संचय शरीर के किस अंग में होता है? तो पित्त का संचय जो है शरीर के पित्ताशय में होता है और निकलता कहाँ से है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन इसका भंडारण और साधारण पित्ताशय में होता है। यह वसा के पाचन में मदद करता है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।